अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी देखेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी के बाद हम वो फैक्टर देखेंगे जिस पे इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी डिपेंड करती है। फिर हम इसकी वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। अलावा पीरियड इसका क्या ट्रेंड है और डाउन ग्रुप इसका क्या ट्रेंड है। और वीडियो के एंड में हम इसके एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है चाहत, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत। मानिए हमारे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। अब अगर कोई इसके करीब इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसके न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है एक अट्रैक्शन फोर्स से। जब ये एक पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर हो जाते हैं तो कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जब उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है तो वो खुशी का इजहार करते हैं, और उसी खुशी के इजहार में वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। और जो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कहते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral gaseous atom। मतलब एटम आइसोलेट होगा, न्यूट्रल होगा और गैसियस स्टेट में होगा उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होते हैं या किलो जॉल पर मोल होते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किस यूनिट में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं। एक टर्म दूसरी यूज होती है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम जाहिर करते होते हैं डेल्टा एच। केमिस्ट्री में एंथैल्पी के लिए यूज होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच के साथ ई लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या फर्क है। ये हमारे पास एक एटम है गैसियस स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो बन गया है ए नेगेटिव एनाइन। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। मानिए जब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी रिलीज की। तो अगर कोई कहे कि इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी लिखें और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो किस तरह लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इसके लिए होगी पॉजिटिव 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होगी नेगेटिव में, नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्योंकि ये इस रिएक्शन में हीट खारिज हुई है इसलिए इसके लिए डेल एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है जब एनर्जी कोई रिलीज होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, क्योंकि हीट खारिज हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेसिकली हीट। और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी एक टर्म है जो हमने
बनाई हुई है। अब ये याद रखना है कि जनरल केसेस में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पॉजिटिव ली जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ली जाती है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता। लेकिन इनके दरमियान एक रिलेशन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बराबर होती है, सिर्फ फर्क किसमें होता है, साइन में फर्क होता है। मतलब इनका साइन अपोजिट होगा। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव आएगा तो गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, जब गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम जाते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की तरफ। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी देखो कि जब एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक गेन करके ये एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी पॉजिटिव, जिस तरह इसमें रिलीज की थी इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट होगी पॉजिटिव। लेकिन जब हमने इस नेगेटिव एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इंटर करना है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस एटम पे पहले एनाइन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस पे भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज नेगेटिव होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, उसके पर भी नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। जो एटम होगा ये रिपेल करेगा और आप इस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में इंटर नहीं होने देगा। इस रिपल्शन की फोर्स पे काबू पाने के लिए हम बाहर से एनर्जी देंगे, इसलिए क्योंकि बाहर से एनर्जी देंगे इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जनरली मतलब मोस्ट केसेस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटर करने के बाद हम अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करना चाहते हैं तो इसमें के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन आप इस पे दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब आप ये तो बहुत आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। जब ज्यादा रिपेल करेगा तो इसको हमें इंटर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिपल्शन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी और ऑलवेज ये भी नेगेटिव ही होगी। अगर कोई कहे कि इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके लिए हो जाएगी नेगेटिव, इसके लिए क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका साइन एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम एक हासिल करता है तो वो खुशी के आधार में एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, और इसलिए ये नेगेटिव साइन आ गया है। जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसमें डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और एक ये भी है क्योंकि सर्किट आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव है और ये साइन के ऑपोजिट होगा, इसलिए इस पे पॉजिटिव आ जाएगी। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है कि अगर x एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो बन गया x नेगेटिव, और इसी तरह उस नेगेटिव वाले ने एक मजीद इलेक्ट्रॉन हासिल किया और बन गया x - 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा,
ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल होगा या डिपेंड करेगा एलिमेंट की नेचर पे। तो देखो क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फर्स्ट वो तो पॉजिटिव होती है मोस्ट केसेस में, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हमेशा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मैग्नीट्यूड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन पे कंट्रोल करने के लिए हमें फोर्स एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। मानिए कि इसके लिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनका सम करें तो -2 आएगा। -2 जो होता है वो लेस देन 0 से होता है। तो इसका फिर एमसीक्यू जो करेक्ट आएगा वो ये होगा कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी फॉर दिस रिएक्शन इज ग्रेटर इज लेस देन 0। इसी तरह अगर वो घुमा फिरा के पूछना चाहे कि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो सम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सम क्यों इज ग्रेटर देन होगा 0 से। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का सम लेस देन 0 आ रहा था, मतलब -2 आ रहा था जो हमने सपोज किया हुआ है। तो इसमें साइन का फर्क होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा। तो पॉजिटिव 2 हम जानते हैं तो वो किससे होता है, ग्रेटर देन 0 से होता है। इसी तरह अब एक और एमसीक्यू आता होता है, मतलब नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और बना दिया है n-3, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी वो लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या 0 के बराबर होगी। देखें ये बना कैसे था कि जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो पहली इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी तो मोस्ट केसेस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी नेगेटिव होती है। सेकंड और थर्ड जो होगी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी नेगेटिव होगी, तो जो पॉजिटिव हो गए जब इन सब का सम करोगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी n-3 के लिए क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ये नोट्स बना के लिख लो कि जो पॉलीवैलेंट एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी वो नेगेटिव में होगी। पॉलीवैलेंट एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव में होगी। और अगर कोई पूछे कि पॉलीवैलेंट एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, क्योंकि उसका साइन इसके ऑपोजिट होता है, तो वो होगी फिर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव होगी पॉलीवैलेंट एटम के लिए, पॉलीवैलेंट एनाइन के लिए। लेकिन जो होगी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। इसी तरह ये है अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया और वो नेगेटिव बना दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी को अगर वो कहता है कंपेयर करो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी मैग्नीट्यूड में बढ़ी है, सैंपल में नहीं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं मैग्नीट्यूड में पूछ रहा है। तो देखो हमने देखा कि पहली इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन इस जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है वो होती नेगेटिव है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो सेकंड वाली होगी उसकी फर्स्ट से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इनाइन के दरमियान, और इस रिपल्शन फोर्स पे काबू पाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो रिलीज हुई होती है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद हम इसके देखते हैं फैक्टर जिस पर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो होगा पहला फैक्टर होता है एटॉमिक
साइज, दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज और तीसरा फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर on which electronic affinity depends। electronic affinity depend। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिए, एक एटम ये है और एक एटम ये है। जो छोटा एटम होगा इसका मतलब ये है कि इसकी न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब स्ट्रॉन्ग होगी तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसलिए जो इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा तेजी से इंटर होंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। और इसमें क्या होगा कि इसके वैलेंस शेल जो होता है न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वैलेंस शेल पे कम होती है। जब कम होती है, इसके अपने वाले इलेक्ट्रॉन पर ही कम है, तो अगर कोई इसके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ये उसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसमें चांस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं होता। अगर होगा भी सही तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से इंटर नहीं होगा। जब ज्यादा स्पीड से इंटर नहीं होगा तो वो एनर्जी कम रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के। मतलब अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम होगी, लेकिन अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर भी इसे कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और उसी प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज आता है, इसी को ही हम क्या देते होते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और बाद लोग इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। इस फैक्टर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है कि जो न्यूक्लियस के अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन होती है उसे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। खैर, जो देखें एक एटम ये है, इसके वैलेंस शेल में है, सॉरी वैलेंस शेल में नहीं, इसके न्यूक्लियस में है 5 प्रोटॉन, तो इनका शेल सेम है। और इसके न्यूक्लियस में फर्क क्या, 8 प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका कम है। अब इनका शेल फर्क क्या, सेम है। जब शेल सेम है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, उसको ये इधर जो होगा वो 5 प्रोटॉन खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इधर 1 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो 8 प्रोटॉन होंगे वो अपने वैलेंस शेल को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब ये होगा कि इनकी अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग होगी तो मतलब ये होगा कि अगर कोई और भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो इनकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने शेल में ले आते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। और इसके तरह इसको देखें, इसके वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। जब कम होगी तो ये इर्द गिर्द अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मतलब ये उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की टेंडेंसी कम रखेंगे। तो इसलिए अगर
इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम होगी। मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद थर्ड फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक हाफ फील्ड होती है और एक होती है फुल फील्ड। और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है पार्शियल फील्ड होती है। पार्शियल फील्ड ऑर्बिट होते हैं इसमें और इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिट होते हैं और इसमें फुल फील्ड होते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में दो तरह की होती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट होते हैं। इसमें पार्शियल फील्ड ऑर्बिट होते हैं। हाफ फील्ड में देखा अगर माइनस हाफ एस में दो मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसमें एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। इस तरह पी में अगर 3 है तो ये हाफ फील्ड है, और इस तरह डी में है 5 तो ये हाफ फील्ड है, और एफ में अगर 7 है तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर एफ में 2 है या बी में 6 है या डी में कितने हैं 10 या एफ में 14 है तो ये फुल फील्ड होगा। तो देखें हाफ फील्ड क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों कम होगी? हाफ फील्ड और फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये खुद को इस सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल कंसीडर करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगे तो ये खुद को अनस्टेबल तस्वर करते हैं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कायनात में कि जो अपनी स्टेबिलिटी को लूज करके अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसलिए इनकी टेंडेंसी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम होगी, तो इसका मतलब होगा कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी कम होगी, लेकिन पार्शियल फील्ड वाले क्योंकि अनस्टेबल खुद को तस्वर करते हैं इसलिए ये कहेंगे कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी आप को स्टेबल कर लें। इसलिए अनस्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा होगी। अब हम चाहते हैं इसका ट्रेंड देखते हैं ग्रुप और पीरियड में। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और हम फैक्टर में पढ़ चुके हैं, देखें जी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी पहले है अलोंग अ पीरियड। पहले देखें दूसरा पीरियड अगर देख लें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसका टर्म नंबर 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। देखो इसमें शेल पीरियड में सेम रहता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो वन पहले शेल में एक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। इसी तरह इसमें
दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, इसके 3, इसके 4 हो जाएंगे दूसरे शेल में। लेकिन दूसरा शेल ही है ना, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ रही है न्यूक्लियस की अपनी वैलेंस शेल पे। अट्रैक्शन बढ़ रही है तो ये अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा हासिल करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके वैलेंस शेल में ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी बढ़ रही है। देखें ये इसमें न्यूक्लियर चार्ज होता है 3, इसमें 3 प्रोटॉन है। ये 3 प्रोटॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर यही फर्क क्या है, इसके वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल में नहीं सॉरी, न्यूक्लियस में चार्ज है 7 नाइट्रोजन के, और ये 7 जो होंगे प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपने वैलेंस शेल को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा तो ये और अगर इधर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसको भी ये कहेगा अट्रैक्ट करके अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। जब ये इसकी निस्बत ज्यादा इसकी अट्रैक्शन होगी तो ये इसकी निस्बत ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अंदर गेन करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी ज्यादा होगी। और इसके बाद डाउन ग्रुप जाते हैं। डाउन ग्रुप, जब ग्रुप में जाते हैं तो पहला ग्रुप है, तो देखो जब इसका 1 था एटॉमिक नंबर, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज मतलब है इंक्रीज। अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज। जब अट्रैक्शन डिक्रीज है तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या कर देगी, डिक्रीज। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की तरफ जाते हैं। ये तो है जनरल ट्रेंड हमने सिर्फ पढ़ा है अभी तक। अब एक्सेप्शनल केसेस की तरफ चलते हैं। पीरियड सेकंड में एक्सेप्शन है। पीरियड सेकंड को अगर देखो तो इसका में एक्सेप्शन केस है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि लेफ्ट से राइट तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि इसकी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे कम आ गई। वजह क्या है, वजह इसकी आप जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 और 1s2 2s2 2p6।
क्योंकि ये फुल फील्ड ऑर्बिट है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें नियॉन के ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसलिए ये टेंडेंसी नहीं है, इसकी टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब ये नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को अनस्टेबल कर दूं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन नहीं कर रहा तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। और इसके बाद देखो किसकी आएगी, नाइट्रोजन। हमें जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसमें कहां कहां नजर आ रही है, ये फुल फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। इसके बाद ये 2s2 वाली फुल फील्ड S 2s2 है ना, मतलब 2s2 में ये भी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिट की, और ये हाफ फील्ड है। ये तीन हमें कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नजर आए, तो मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगी वो कम होगी। सबसे कम नियॉन की आ गई क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल थी, फुल फील्ड भी थी और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट था, और इसका लिए ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन हासिल करना। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी नहीं है तो मतलब इसका ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी नहीं है। अब नियॉन क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो होगा इस कंडीशन में नियॉन नाइट्रोजन खुद को स्टेबल कंसीडर करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इसलिए अब ये भी इसकी भी कोशिश यही होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन हासिल ना करूं। क्यों ना करूं, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन हासिल करता हूं नियॉन के नाइट्रोजन कहेगा तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए ये रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के खिलाफ। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने के खिलाफ रेजिस्ट करेगा तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम हो जाएगी। तो नियॉन के बाद कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन के बाद अब लिथियम और बेरिलियम, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड से भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड वाली होती है दोनों स्टेबल, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है या फुल फील्ड, तो फुल फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी। तो मतलब इसकी जब स्टेबल है तो इसकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम होगी, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये अनस्टेबल की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगी। अब लिथियम की और ब्रोन में देखो, ब्रोन अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ब्रोन और लिथियम के पास आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसकी पार्शियली फील्ड है, मतलब पी में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वह एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है, स्टेबल कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक आएगा तो ये इसको गेन जल्दी करने की कोशिश करेगा, ज्यादा कोशिश करेगा कि मुझे मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, हाफ फील्ड है से फुल स्टेबल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गेन करके ये खुद को मजीद स्टेबल कर लेगा। तो इसलिए इसकी टेंडेंसी ब्रोन की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी ब्रोन से ज्यादा होगी। तो मतलब ये इधर ब्रोन पहले आएगा, फिर लिथियम आएगा, और फिर कार्बन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन, और एंड पे फ्लोरीन चला जाएगा। ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का। इसके बाद हम ग्रुप के एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 में और ग्रुप नंबर 16, 15, 14 और 13 इनमें एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर जो 13 में होते हैं एलिमेंट, वो ब्रोन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थर्बियम आता है। और इसमें आते हैं नाना पापा। आप देखें कि जनरल ट्रेंड जो था वो ये था कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल से डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए नीचे जाते हुए टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम होती जाती है। तो लेकर एक्सेप्शन केस ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है, हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था हमारा वो ये था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और सबसे कम आयोडीन की और नीचे होता है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कंसीडर की जाती क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन हुआ क्या कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगी और बाकी ये सेम है। वजह यह है कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर कोई करीब आता है तो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसका साइज क्योंकि छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो इंटर होने के लिए जगह नहीं होती, मतलब इसको वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस ही नहीं होती। तो जब स्पेस नहीं होती तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक मतलब एफिनिटी ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये अट्रैक्ट इससे कम करती है, लेकिन जब अट्रैक्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉन को तो ये अपने वैलेंस शेल में इजीली इलेक्ट्रॉन को इंटर कर लेती है, मतलब गेन कर लेती है। इसकी निस्बत ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो टेंडेंसी गेन करने की ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसका साइज समान होने की वजह से, क्योंकि इसके पास जगह नहीं होती इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इससे कम हो जाती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। और ये एक्सेप्शन केस इन सब एलिमेंट के लिए है। मतलब सल्फर की जो होगी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, फास्फोरस की नाइट्रोजन की, सिलिकॉन की कार्बन की, अल्युमिनियम की ब्रोंज से, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इनसे ज्यादा हो जाएगी। आप देखो, लेकिन एक्सेप्शन एक और आता है ग्रुप नंबर 16 में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी वो सल्फर से तो कम होगी, लेकिन इन दूसरे एलिमेंट से भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कम हो जाती है, ये याद रखना है। इसका ऑर्डर फिर हम क्या करेंगे, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो होगा कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज्यादा, ब्राउन की उससे कम, और उससे कम गैलियम की, और इससे कम इंडियम की। और ये ग्रुप नंबर 13 का ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर है। और ग्रुप नंबर 14 का क्या होगा, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, उससे कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिन एस है। इसी तरह इसकी ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 का ऑर्डर ये हो जाएगा कि फास्फोरस की सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे कम, उससे कम आ जाएगी आर्सेनिक की, और एसपी की सबसे कम।
लेकिन इसका ये जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर बनेगा सल्फर की सबसे ज्यादा, उससे कम Fe की, उससे कम Be की, और उससे कम O की सबसे कम है। ये नोट बना के लिख लो। और अगर, और इसमें इसका ऑर्डर हमने ये लिख दिया। अगर एक क्वेश्चन आता है कि रेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दूसरे में आप इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी में लिखना है, तो ये देखो, अगर ये इनको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के ऑर्डर में लिखो, तो आप इसका तो आपको इसका तो पता है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, और इसका भी आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है आयोडीन से ज्यादा है। अब इनको इनके साथ कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए नोट बना के ये लिख लो कि हर एलिमेंट जो 70 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इसके किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी से ज्यादा होगी। मतलब इस 70 वाले ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी आयोडीन की है, और 16 वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सल्फर की है। लेकिन आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सल्फर से भी ज्यादा है। तो फिर क्या मतलब हुआ कि इसका ऑर्डर फिर ये हो गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्लोरीन की होगी, उससे कम आयोडीन की, उससे कम सल्फर की, उससे कम ऑक्सीजन की। ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी है, तो फ्लोरीन की नहीं होगी, इसकी होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्लोरीन की। इस तरह एक एमसीक्यूज आता है कि लिथियम नेगेटिव और ब्रोन नेगेटिव में, इसमें से विच इज मोर स्टेबल, मतलब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी ज्यादा, वही स्टेबल होगा ज्यादा। लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में वैसे 4 एटॉमिक नंबर होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो इसके मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बन गया, 1s2 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इस कंडीशन में। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वैसे इसके नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, एक इसने गेन किया तो 5 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। जब ये होगी तो देखो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये फुल फील्ड 2s2 रख रहा है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब ये खुद को ज्यादा स्टेबल कंसीडर करेगा। और ये क्या है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एस तो फुल फील्ड है, लेकिन जो पी वाला है वो पार्शियली फील्ड है, और पार्शियली फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्शियली फील्ड होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल कंसीडर की जाती है, या अनस्टेबल कंसीडर की जाती है कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब ये होगा कि बोरॉन जो होगा वो कम स्टेबल होगा किसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत। बोरॉन का एनाइन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा लिथियम के एनाइन से। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, अगर वो पूछे कि इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना किससे इजी है, तो देखो ये स्टेबल है, ये इससे जितनी रेजिस्टेंस हो सके करेगा कि इलेक्ट्रॉन मैं ना दूं, क्योंकि मैं खुद आप इस कंडीशन में स्टेबल हूं। अगर मैं लूज कर दूंगा तो मैं खुद अनस्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि इसको अपना डर है अनस्टेबल होने की वजह से, इसलिए ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज ना हो। लेकिन इधर वाला क्या होगा, क्योंकि ये पहले ही अनस्टेबल है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन चला भी जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इससे डिफिकल्ट है। तो मतलब ये होगा कि Li नेगेटिव वन की निस्बत Bi बोरॉन के एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ये था आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में।
सारा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।